नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 आप सभी से अपील कर रहा है कि आप मास्क जरूर पहनें। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से कह रहा है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देश में कोरोना से लगातार बिगड़ रहे हैं हालात और ऑक्सीजन के साथ साथ अस्पतालों में बेड की कमी की जो वजह है उससे चौतरफा हाहाकार मचा हुआ है। केंद्र सरकार की चिंता भी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताजा हालात की समीक्षा के लिए मीटिंग बुलाई। प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में उन प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए जहां कोरोना महामारी की मार सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा है कि अगर हम मिलकर एक देश की तरह काम करेंगे तो हालात से निपटने के साथ साथ हमें संसाधनों की कमी से भी नहीं जूझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए रेलवे के साथ साथ भारतीय वायुसेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई से में लगने वाले समय को किसी भी तरीके से कम किया जा सके। प्रधानमंत्री ने बाकायदा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह निर्देश भी दिया कि दवाओं, इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी को किसी भी हाल में खत्म किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने साथ ही ये भी कहा कि राज्यों को वैक्सीन की 15 करोड़ डोज मुहैया करवाई जाएगी। पीएम ने अस्पतालों में सुरक्षा पर खास ध्यान देने की हिदायत भी दी और साथ ही हाल ही में अस्पतालों में ऑक्सीजन की लीक होने और आग लगने से हुए हादसे पर चिंता जताते हुए कहा कि सुरक्षा मानकों का अधिक सावधानी से पालन किया जाए। बैठक के दौरान नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने केंद्र की तैयारियों को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अमित पांडे लाइव जुड़ गए हैं। अमित, यानी तमाम चर्चाओं के बीच अब कदम समाधान की ओर बढ़ते हुए। हाँ जी, बिल्कुल। जो केंद्र सरकार की ओर से कदम उठाया जा रहा है, राज्य सरकार को जो जरूरत है और जो करना चाहिए कोरोना महामारी की वजह से जो आम जनता को जो राहत मिले, इस बाबत को लेकर 3 सूत्रीय ये बैठक की गई, जिसमें अहम निर्णय लिए गए। और कालाबाजारी की घटनाएं हमने ये हाल ही के दिनों में देखी कि नकली रेमडेसिविर बरामद हुई है, रेमडेसिविर ओरिजिनल ब्लैक मार्केट में बरामद हुई है। इसके अलावा और भी जो कोरोना से संबंधित जो दवाएं हैं उन औने पौने दाम पे बिक रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो अस्पताल हैं जो कोरोना का इलाज कर रहे हैं, वहां पर ऐसी घटनाएं सामने आ रही, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे शहडोल हो। तीसरा, डॉक्टरों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं जो इलाज कर रहे हैं, चाहे पटना की घटना हो या फिर देश के अन्य हिस्सों में। तो इन सारी चीजों को लेकर अब एक विस्तृत योजना बनाने की निर्देश दिए गए राज्यों को, और ये भरोसा दिलाया गया कि उनको जो भी मदद चाहिए होगी केंद्र सरकार हमेशा करी है, पहली चीज। और दूसरे स्तर पर वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रही है उसको और ज्यादा तेज किया जाएगा और स्टेट्स को समुचित मात्रा में उनको वैक्सीन मुहैया करवाई जाएगी। तो कोरोना के ऊपर दोहरे प्रहार की रणनीति बनाई गई है, चर्चा की गई है। एक तरफ वैक्सीनेशन, दूसरी तरफ कोरोना के को लेकर जो इलाज है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, और उम्मीद हम ये करते कि इसका असर जल्दी हमें देखने को मिलेगा। जी, शुक्रिया अमित, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। आपको ये भी लगातार बताते चलें कि देश में कोरोना से लगातार जो हालात बिगड़ रहे हैं, चौतरफा मच रहे इस हाहाकार के बीच केंद्र सरकार की चिंता बढ़ गई है। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ताजा हालात की समीक्षा के लिए आज दिन भर मीटिंग का ये सिलसिला बनाए रखा। और इस बीच प्रधानमंत्री ने कोरोना काल के दौरान अगले 2 महीने यानी कि मई और जून के महीने में गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त देने की घोषणा कर उन लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की है जो इस महामारी के दौर में बीमारी और बेरोजगारी से जूझने में खुद को अक्षम महसूस कर रहे थे। कोरोना अब टायर 2 और टायर 3 शहरों को प्रभावित कर रहा है और इसे देखते हुए पीएम ने सामूहिक प्रयास करने पर जोर दिया। पीएम ने केंद्र के हर संभव मदद का भी आश्वासन राज्यों को दिया है। ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर, राज्यों के मुद्दों पर पीएम ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई लगातार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी संबंधित विभाग और मंत्रालय मिलकर इस सब पर काम कर रहे हैं। अमित, तो ये बहुत बड़ा कदम केंद्र की तरफ से उन गरीब लोगों के लिए उठने जा रहा है जो लगातार इस महामारी के बीच जिनके सामने खाने का संकट खड़ा हो गया है। लेकिन अब ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा और कैसे लोगों को लाभ मिल पाएगा?
देखिए, कोरोना काल के पहले पिछले दौर में भी हमने ये देखा था कि जब केंद्र सरकार द्वारा अनेक लाभार्थी योजना जरूरतमंद लोगों के लिए लॉन्च की गई थी, उसका उनको फायदा मिला था। तो इस बार भी जरूरतमंद लोगों को जो खाना मिले, राशन मिले, ऐसी योजना केंद्र सरकार की ने घोषणा की है अगले 2 महीने तक, ताकि इस दौरान जो लोग खाली बैठे हैं, जिनको आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई हैं, खाने पीने का संकट जिनके सामने उत्पन्न हो गया है, उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत न हो। दूसरी जो जरूरी चीज है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कोरोना के खिलाफ जो संयुक्त रणनीति है, जो फैसले केंद्र सरकार लेती है, जिस चीज की जरूरत राज्य सरकार को होती है, कैसे तुरंत फैसला लिया जाए, कैसे आम जनता तक तुरंत वो पहुंचे, इसको लेकर समन्वय बेहद मजबूत हो, ये रणनीति यहाँ पर बनाई गई है। पिछले 15 दिनों में ये देखा कि इतनी ज्यादा कमी हुई है ऑक्सीजन की, और ये हाल हम सबके सामने है। तो कैसे तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई जब बढ़ाई जा चुकी है, जब अलग अलग जो प्रोडक्शन कंपनीज है ऑक्सीजन की, उनको फैसिलिटीज दी जा रही, तो ऐसे में तुरंत ही आम जनता तक, अस्पतालों तक, मरीजों तक पहुंचे और जल्द से जल्द पहुंचे, ये प्राथमिकता फिलहाल इन तीनों बैठक में ये तय की गई है। ठीक है अमित, लौट रहे हैं आपके पास। कोरोना काल की इस त्रासदी के बीच मुंबई की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। इस बार खबर विरार इलाके से है, जहां कोरोना मरीजों के हॉस्पिटल में आग लगने से 14 मरीजों की मौत हो गई। दावा किया जा रहा है कि एसी में आग लगने की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। सीएम उद्धव ठाकरे ने इस पूरे हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। मुंबई में दर्दनाक हादसा। कोरोना हॉस्पिटल में आग, 14 मरीजों की मौत। सीएम ने दिए जांच के आदेश। मुंबई में मुसीबतों का दौर थमता नहीं दिख रहा है। कोरोना का कहर झेल रहे शहर में हादसे भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। विरार इलाके से आई ये तस्वीरें उसी विजय वल्लभ अस्पताल की हैं, जहां आग लगने से 14 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। ये एसी है, एसी का वो हिस्सा है जहां से आग लगना शुरू हुई थी, और उस हिस्से से आग ने लगातार जो है वो पूरे हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। जो चश्मदीद थे उनका साफ तौर पे कहना है कि अस्पताल में उस वक्त 2nd फ्लोर पे, जहां पर आईसीयू का वार्ड है, वहां पर केवल कुछ लोग ही मौजूद थे, स्टाफ की केवल कुछ नर्सें ही मौजूद थी, और आग लगने के बाद वो भी वहां से भागकर निकल गई, जिसकी चपेट में आने के बाद जो है 13 जो आईसीयू में मौजूद मरीज थे, जो सीवीए केस में थे, वो इसकी चपेट में आए। मैं था कि एडमिट हूँ ना मैं सर। अच्छा, एडमिट हूँ मैं, स्पेशल रूम में एडमिट था। अच्छा, वो तो आग लगने के बाद आपको शिफ्ट नहीं किया, हमको सीधा नीचे उतारा। आने के टाइम पे पूरा धुआं कुछ दिख नहीं था। मोबाइल का बैटरी लेके हम नीचे उतरे तो पूरा सब काला काला हुआ था, हालत एकदम खराब। कितने लोग अंदर होंगे आपके साथ, कितने लोग थे? अभी मैंने देखा तो बहुत सारे लोग उधर आईसीयू के बेड के ऊपर ही जले हुए। जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त अस्पताल में कुल 19 मरीजों का इलाज चल रहा था। जिन मरीजों की इस भयावह हादसे में मौत हुई, वे सभी कोरोना पीड़ित थे। यही वजह है कि सभी मरीजों का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। अहम बात यह है कि जो 13 लोगों की मौत हुई है, उसमें से 9 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं, और साथ ही साथ 6 जो है वो सीनियर सिटीजन थे। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, ये जो लोगों की मौत हुई है, इन्हें इनके परिजनों को क्या डेड बॉडी दी जाएगी? नहीं, उनको डेड बॉडी नहीं दी जाएगी। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स है, उनकी डेड बॉडी हम विराटनगर के मॉर्चुरी में लेके जा रहे हैं। वहाँ पे शिनाख्त होगी और वहाँ पे उनका दाह संस्कार किया जाएगा। और परिवार वालों को जानकारी दे दी जाएगी कि? हाँ, परिवार वालों को ऑलरेडी जानकारी दे दी है। जो भी जिनका मृत्यु हुआ है तो उनको ये लिस्ट भी दे दी गई है और उनको पर्सनली भी बोला गया है। दावा किया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब रात के 3 बज रहे थे। इसी दौरान एसी में अचानक धमाका हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग ने देखते ही देखते उस फ्लोर को अपने आगोश में ले लिया, जहां कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा था।
इससे पहले कि मरीजों को बाहर निकाला जाता 14 मरीजों की मौत हो गई। जिन मरीजों की मौत हुई उनमें 4 पुरुष और 9 महिलाएं हैं। बताया जा रहा है कि ये आग अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगी। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त आईसीयू वार्ड में 15 मरीजों का इलाज चल रहा था। इस घटना के बाद आनन फानन में वहां इलाज करा रहे मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। विदिन 2 मिनट्स पूरा स्मोक उधर होके एक बड़ा फायर ब्रेकअप, एक एक्सीडेंटल फायर ब्रेकअप हुआ है। ओके सर, कितना डेथ है इसमें? 13 डेथ हुआ है। 90 अराउंड 90 पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में थे। ओके एंड जो दूसरे पेशेंट्स को हम लोग ने दूसरा हॉस्पिटल जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उनको तो अभी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वो प्रोसेस चालू है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जबकि सीएम उद्धव ठाकरे ने हादसे में मरने वालों के परिजनों को 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। हमारे पूरे फीलिंग्स जो भी मृत्यु हुए हैं उनके परिवार के साथ है। जो स्फोट हुआ है यानी जो शॉर्ट सर्किट एसी में हुआ उस वजह से ये हुआ है, ये प्राइमा फेसी हमारा अंदेशा है और हम उसके ऊपर एक जांच कमेटी भी गठित की जाएगी। जांच कमेटी का रिपोर्ट 10 दिन में प्राप्त किया जाएगा। जो भी दोषी है उन पे बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी नेता राम कदम ने मुंबई में हुए इस हादसे पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। महाराष्ट्र के सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट और अन्य सभी चीजों का ऑडिट वे करें। क्यों नहीं करा अब तक? यदि वो किया होता तो आज जो वसई विरार में 13 लोगों ने अपने प्राण खो दिए हैं वे प्राण बच पाते। पूरी तरह से सरकार और प्रशासन की कोताही है। कितने दिनों तक ये कोताही के कारण, तुम्हारी लापरवाही के कारण लोग अपनी जान गंवाएंगे? इस बात का जवाब महाराष्ट्र की सरकार को देना होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरार में हुए हादसे पर शोक जाहिर किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करते हुए लिखा है, विरार के कोविड अस्पताल में आग लगने की दुखद घटना सामने आई है। हादसे में हताहत लोगों के परिवार वालों के प्रति मेरी पूरी संवेदना है। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना है। उधर विरार में हुए इस दर्दनाक हादसे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं जताई हैं। विरार के विजय वल्लभ कोविड सेंटर में आग लगने की दुखद घटना की जानकारी मिली, जिसमें कई मरीजों की दुखद मौत हो गई। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। मैं राज्य सरकार और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने की अपील करता हूं। इससे पहले महाराष्ट्र के ही नासिक में भी एक अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने की वजह से 24 मरीजों की मौत हो गई थी। यही वजह है कि महामारी के इस दौर में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर इस वक्त की बड़ी खबर। बड़े रैकेट का हुआ है भंडाफोड़। तो बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है और जानकारी के 2 को गिरफ्तार किया गया है जो इस पूरी कालाबाजारी में शामिल थे। क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है इन 2 लोगों को। 13 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी इनके पास से बरामद हुए। लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी का मामला सामने आ रहा था और इस सब के बीच कालाबाजारी की खबरें भी सामने आ रही थी, लेकिन बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को धर दबोचा है। बड़ा रैकेट बताया जा रहा है जो कालाबाजारी कराता रेमडेसिविर की। इनके पास से 13 इंजेक्शन भी बरामद किए गए हैं। तो 2 लोगों की हुई है गिरफ्तारी रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में 2 लोग गिरफ्तार। आनंद जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, कैसे चढ़े ये दोनों हत्थे और ये कितना बड़ा रैकेट है जो कालाबाजारी कर रहा था? जी देखिए, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल ने 2 अंतर्राज्यीय गिरोह जो हैं उनका भंडाफोड़ करते हुए जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार किया है। अमृतसर से तलरिंजर सिंह को गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा जितेंद्र कुमार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले। इसके अलावा जीटीबी नगर में भी एक बड़ी रेड करी और वहां से भी जो 10 इंजेक्शन है उसे बरामद किया गया है और शोएब और मोहन नाम के आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 25 से 40 हजार रुपए में ये जो इंजेक्शन है इसकी कालाबाजारी होती थी और इन्हें ब्लैक किया जा रहा था। पंजाब से इस पूरे रैकेट के लिंक जुड़े हुए हैं और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पंजाब में रेड कर रही है। पंजाब में दिल्ली पुलिस को शक है कि बड़े पैमाने पर
जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी कालाबाजारी हो रही है और दूसरे राज्यों में ये इंजेक्शन जो है वो सप्लाई किए जा रहे हैं। और जहां एक तरफ लोगों को ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा, वहीं पे जो जमाखोर है वो इनकी कालाबाजारी कर रहे हैं और उससे जो है वो मोटा पैसा कमा रहे हैं। शुक्रिया आनंद। तो 13 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी इनके पास से बरामद और सोचिए 25 से 40 हजार की कीमत में ये रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे, जिन्हें धर दबोचा गया। उधर विरार के विजय वल्लभ हॉस्पिटल में आग लग गई। आग और 14 लोगों की मौत के मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। क्राइम ब्रांच के डॉग स्क्वाड की टीम अस्पताल पहुंची, आईसीयू वार्ड की सघन तलाशी ली गई। क्राइम ब्रांच ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज को जब्त किया है, जिसमें आईसीयू वार्ड में लगा सीसीटीवी भी मौजूद है। क्राइम ब्रांच को इस मामले में फायर ब्रिगेड और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट का भी इंतजार है। तो क्राइम ब्रांच को यह पूरा मामला सौंप दिया गया है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगा। विरार में जिस तरीके की घटना घटी, आग लग गई और इसमें कई मरीजों की मौत हो गई। इस पूरे मामले की जांच के आदेश इस सबके बीच क्राइम ब्रांच ने शुरू कर दिए जांच। विजय वल्लभ हॉस्पिटल में लगी हुई आग और उसमें 14 मरीजों की मौत के मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी। और सबसे अहम बात यह है कि डॉग स्क्वाड भी यहां पर पहुंच चुका है, जो कि आईसीयू के जो दूसरी मंजिल है वहां पर मौजूद है। साथ ही साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी वहां पर मौजूद है। सस्पेक्टेड लिंक अगर है, आग लगने की असल वजह क्या थी उसे खंगालने की कोशिश है। सस्पेक्टेड लिंक की वजह से अगर आग लगी है तो उसे खंगाला जा रहा है। और साथ ही साथ क्राइम ब्रांच की टीम ने आईसीयू वार्ड में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को भी जब्त कर लिया है। साथ ही साथ हॉस्पिटल में हुई पिछले 24 घंटों की पूरी मूवमेंट को भी जब्त किया गया है। अस्पताल के अंदर इस वक्त क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है और साफ तौर पे देखें यहाँ पर अंदर क्राइम ब्रांच की टीम आई हुई है। और इस पूरे मामले में जब आग लगी थी उस दौरान जो स्टाफ मौजूद था, उस स्टाफ के साथ साथ जो रिसेप्शन के लोग मौजूद थे, जो डॉक्टर्स मौजूद थे, उन सभी लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि इन सीसीटीवी फुटेज के अलावा क्राइम ब्रांच को फायर ब्रिगेड की जो रिपोर्ट है उसका इंतजार है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट का भी इंतजार है, क्योंकि ये रिपोर्ट ये साफ कर पाएगी कि आग लगने की असल वजह क्या थी। महाराष्ट्र के पालघर में अस्पताल में आग लगने की घटना के बारे में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और इस जांच में 14 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 19 मरीजों का इलाज चल रहा था। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक ये जांच रिपोर्ट 10 दिन में देने का आदेश दिया गया है। वसई विरार में जो घटना घटी है उसको लेकर के सरकार सीरियस है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री हैं। सर, जो घटना घटी है कितना सीरियस मानते हैं और किस तरीके से? बिल्कुल बहुत सीरियस घटना है और हम बहुत ही हमें उसमें बहुत ही दुख है। हमारी पूरी संवेदना, हमारे पूरे फीलिंग्स जो भी मृत्यु हुए हैं उनके परिवार के साथ है। जो स्फोट हुआ है यानी जो शॉर्ट सर्किट एसी में हुआ उस वजह से ये हुआ, ये प्राइमा फेसी हमारा अंदेशा है और हम उसके ऊपर एक जांच कमेटी भी गठित की जाएगी। जांच कमेटी का रिपोर्ट 10 दिन में प्राप्त किया जाएगा। जो भी दोषी है उन पे बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली फायर ऑडिट, स्ट्रक्चरल ऑडिट, इलेक्ट्रिकल ऑडिट ये बिल्डिंग बांधते वक्त ही नियमों का एक भाग है। उसके अनुसार अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है सख्त से सख्त यह जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस है उसकी अमल बहुत स्ट्रिक्टली होना ज़रूरी है और वो हम करेंगे। जो भी मृत्यु हुए हैं उनके प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी आर्थिक फंड से मदद भी की जाएगी और अभी वहाँ पर पूरा कंडीशन स्टेबल है। विरार महानगर पालिका ने दावा किया कि 1 से 1.5 महीने पहले इस अस्पताल का फायर ऑडिट किया गया था और ऐसे में आग कैसे इतनी तेजी से बढ़ी, इसकी जांच जारी है। कमिश्नर आशीष पाटिल जी हमारे साथ हैं। सर, एक चीज जानना चाहूंगा, सवाल उठ रहे हैं जो आग लगी है उस आग के पीछे कहीं ना कहीं वजह बताई गई कि फायर ऑडिट कराया भी नहीं गया था, फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया था। कितने तथ्य सच हैं इसमें? इस हॉस्पिटल का फायर ऑडिट जहाँ तक मुझे मालूमात है 1 से 1.5 महीना पहले कंप्लीट हुआ था और वो पूरी तरह से फायर कंप्लाइंट था। मगर आग किस वजह से लगी इसकी तफ्तीश होने के बाद में ही हम आपको कह पाएंगे कि ये क्या वजह थी, क्यों आग इस तरह से फैली और इतना फास्ट क्यों फैली है।
सर, जो जानकारी मिलके उभर कर सामने आ पाई थी, आपके सामने शुरुआती तौर पे आग कितने बजे लगी थी और सिचुएशन क्या हुई थी? क्योंकि ग्राउंड पे हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिला हमारे फायर स्टेशन को 3:13 को मिला था। विदिन 5 मिनट्स 3:18 में हमारी टीम यहाँ पहुँची हुई थी और उसके बाद में 15 मिनट के अंदर पूरी आग कंट्रोल में लाई गई थी और उसके बाद इमीडिएटली पेशेंट्स को शिफ्ट करना। उसमें 4 पेशेंट्स आईसीयू में से उनको बचाया गया, उनको इवैक्यूएट किया गया। बाकी लोगों को हम बचा नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली। विरार के वल्लभ कोविड सेंटर में आज सुबह लगी आग के बारे में बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर से हमारे संवाददाता आशीष सिंह ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि 3:18 पर फायर ब्रिगेड को कॉल आया और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पहुंचकर 15 मिनट में ही आग बुझा रही थी, लेकिन आग की चपेट में अचानक पेशेंट आ गए। कैसे उन्हें नहीं निकाला जा सका, ये जांच का विषय है। जो पूरा हादसा है ये कहीं ना कहीं लापरवाही से जुड़ा हुआ है। 100% लापरवाही से ही है। गलती हो गई हम समझ सकता है, क्योंकि अचानक संकट आया है, यंत्रणा पे लोड है, हम समझ सकते हैं। लेकिन जब गलती बार बार होती है तो वो लापरवाही है। क्योंकि आप देखेंगे भंडारा में हुआ, 10 लोग मर गए। उसके बाद में गवर्नमेंट ने कहा फायर ऑडिट करेंगे, सब रेक्टिफाई करेंगे, या वापस चीज होगी नहीं। उसके बाद में वापस भांडुप में हुआ, वहाँ 10 लोग मर गए। उसके बाद में तभी वैसा ही स्टेटमेंट गवर्नमेंट का। उसके बाद में दहीसर चेक नाका में हुआ, सुदैव से वहाँ हुआ नहीं। नाला सोपारे में लोग मर गए और कल ऑक्सीजन के लीकेज की वजह से नासिक में हुआ। तो मुझे लगता है जब बार बार गलती होती है तो हम दुरुस्त होते नहीं, हम यंत्रणा स्ट्रेंथन करते नहीं, और मुझे लगता है बेपरवाही, लापरवाही के सिवा दूसरा शब्द नहीं। महामारी की मुसीबत लगातार जारी है। कोरोना का खतरा अब उतना ही दूर है जितना आप भीड़ से और लापरवाही से। छोटी सी गलती या कोरोना के नियम तोड़ना बहुत भारी पड़ सकता है। मरीजों और मौत के आंकड़े अब बेहद चिंताजनक तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, शमशान घाटों पर लाइन लगी है। लेकिन ये सब देखकर भी कुछ लापरवाह लोग कोरोना के खतरों को मजाक समझ रहे हैं। लॉकडाउन तोड़कर बेवजह घूम रहे हैं, बिना मास्क लगाए वायरस के खतरे को बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग तो मशाल लेकर रात को भाग कोरोना भाग की गुहार लगाते नजर आए। देखिए कोरोना काल में देश के कई शहरों की हैरान करने वाली तस्वीरें। हाँ, सेल्फी हॉस्पिटल से 135 इंजेक्शन है, दोस्मावर जिसमें कंटेन जिसका रेमडेसिविर है, वो चोरी होने की उन्होंने रिपोर्ट की थी। आज ये चेतावनी है, अगर कल से रिपीट होगा आप ही लोग का FIR दर्ज करूंगा सीधा 269 धारा 270 का महामारी फैलाने का, और फिर चलान होगा कोर्ट में। कोरोना काल में अजब तस्वीरें। मेरा नाम राजेश है। देर से गलती होगी, आज के बाद बिना मास्क के घूमूंगा नहीं और रोड पर चलूंगा। अस्पतालों से इंजेक्शन चोरी। कोरोना भगाने के लिए मशाल दौड़। कर्फ्यू तोड़ा तो सड़क पर कसरत। ऐसा नहीं होना, ऐसे पूछा मारते हैं। जिस कोरोना को सुप्रीम कोर्ट भी नेशनल इमरजेंसी मान रहा है, उसे लेकर लोगों की लापरवाही हैरान करने वाली है। देश के कई शहरों में सड़क से लेकर अस्पतालों तक ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो कोरोना के खतरे को बढ़ाने का काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन की यह तस्वीर आईसीयू में पहुंच चुके हेल्थ सिस्टम का सच बयां कर रही है। उज्जैन में रहने वाले इब्राहिम की 30 साल की पत्नी को दमा का अटैक पड़ा। सांस लेने में परेशानी बढ़ने लगी तो पति ने एम्बुलेंस के लिए कई बार अलग अलग नंबर्स पर कॉल किया।
लेकिन कोई मदद नहीं मिली। पत्नी की हालत बिगड़ने लगी तो ठेले पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी के लखनऊ में हेल्थ सिस्टम की लाचारी का सबूत देखिए। लखनऊ के सबसे बड़े हॉस्पिटल संजय गांधी पीजीआई में कोरोना टेस्ट के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वक्त पर जांच न होने की वजह से लोगों की भीड़ जुट गई। कोरोना टेस्टिंग काउंटर पर लोग अपना फॉर्म जमा करने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़े। कोरोना काल में इस तरह भीड़ जुटना वायरस के विस्फोट के लिए काफी है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में कोरोना काल में घर में रहने के बजाय मशाल लेकर दौड़ते लोगों की भीड़ नजर आई। ये हैरान करने वाली तस्वीर आगर जिले के गणेशपुरा गांव की है। यहाँ रहने वाले लोगों ने बताया कि जब भी गांव में कोई मुसीबत आती है तो लोग रात 8 बजे मशाल लेकर अपने घरों से निकलते हैं। फिर गांव की गलियों में उस मुसीबत का नाम लेकर भागने की गुहार लगाते हुए मशाल गांव के बाहर फेंक देते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए कुछ युवक मॉर्निंग वॉक पर निकले। रास्ते में पुलिस का पहरा था। पुलिस ने सड़क पर ही उनसे पुशअप्स करवाए। पैसा नहीं मारते हैं। कोविड गाइडलाइंस का पालन न करने वाले कुछ और लोग भी सुबह सैर के लिए निकल पड़े। पुलिस ने उन्हें चेतावनी देकर वापस भेज दिया। आज चेतावनी है, अगर कल से रिपीट होगा आप ही लोग का एफआईआर दर्ज करूंगा सीधा 269 धारा 270 का महामारी फैलाने का, और फिर चलान होगा कोर्ट में। यूपी के संभल में कोरोना कर्फ्यू के नियम तोड़कर घूमने वालों का कैमरे पर कबूलनामा देखिए। मेरा नाम राजेश है। देर से गलती होगी, आज के बाद बिना मास्क के घूमूंगा नहीं और रोड पर थूकूंगा। मेरा नाम आसमान बना सर, बिना मास्क के नहीं घूमूंगा, नहीं थूकूंगा सर, गलती है। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त वो गश्त करके लोगों को घरों में रहने की सलाह दे रहे थे, उसी समय कुछ लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आए। पुलिस ने सबसे कैमरे पर माफी मंगवाई। मेरा नाम धूरा है, मास्क नहीं लगाया, गलती हो गई, आज के बाद मास्क लगाऊंगा, सड़क पे थूकूंगा नहीं, लॉकडाउन का पूरा पालन करूंगा। सर मेरा नाम साजिद है और मैं बिना मास्क से निकला था, ऐसे ध्यान रखूंगा, मास्क लगाऊंगा तुरंत और लॉकडाउन का पूरा पालन करूंगा। पुलिस ने माफी मांगने वाले युवकों को छोड़ दिया, लेकिन कोरोना नियमों का पालन न करने पर अगली बार गिरफ्तारी की चेतावनी भी दी। मध्य प्रदेश के गुना में कोरोना कर्फ्यू के दौरान ज्यादातर लोग घर पर ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आसानी से नहीं मानते। गुना पुलिस ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए गांधीगिरी शुरू की है। हर चौक चौराहे पर चेकिंग के दौरान जो लोग बिना मास्क के घूमते मिल रहे हैं, उन्हें गुलाब का फूल दिया जा रहा है। आप लोग मास्क पहने, बचाएं, कोरोना से बचें, परिवार को बचाएं। लेकिन इसमें आपका कोई योगदान नहीं कि आप कोरोना फैलाने में हमारे मदद कर रहे हैं। इन्होंने कोरोना फैलाने में कोरोना मदद कर रहे हैं गुना पुलिस की और अपने परिवार की। ये इनको ये सीखे कि कैसे क्या फैलाया जाता है कोरोना को, कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। बाजारों में जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, उन्हें भी पुलिसकर्मी गुलाब का फूल देकर ये याद दिला रहे हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। कोरोना से पीड़ित टॉप 5 राज्यों में पंजाब भी शामिल है। यहाँ ब्रिटेन वाला स्ट्रेन तेजी से लोगों को बीमार कर रहा है, लेकिन कपूरथला में एक शादी समारोह में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। तय संख्या से ज्यादा लोग शादी में जुटे। कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा था। शादी में कई बुजुर्ग भी शामिल थे, जिन्हें भीड़ के बीच कोरोना का ज्यादा खतरा है। कपूरथला के काला संगिया में एक रिजॉर्ट में चल रहे इस शादी समारोह पर पुलिस ने छापा मारा। कुछ बारातियों और डीजे वालों को गिरफ्तार कर लिया। रिजॉर्ट के मैनेजर समेत 100 बारातियों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पंजाब में शादी समारोह में सिर्फ
20 लोगों को शामिल होने की इजाजत है। कोरोना का सबसे बड़ा कहर झेल रहे मुंबई शहर की हालत हर रोज बद से बदतर होती चली जा रही है, लेकिन मुसीबत के इस दौर में भी कुछ लोग अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। मुंबई के मीरा रोड पर एक शख्स पुलिस का स्टिकर गाड़ी पर लगाकर निकला। रास्ते में चेकिंग के दौरान पुलिस ने उससे पूछताछ की और स्टिकर की जांच की तो वो फर्जी निकला। पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि जो भी ऐसे फर्जी स्टिकर लगाकर घूमता हुआ पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तारी होगी। मिसयूज होना नहीं चाहिए, इसीलिए जो भी स्टिकर कुछ स्टिकर लगाए हुए गाड़ी साइड में लेके हम वेरीफाई कर रहे हैं कि उन्होंने वैलिड रीजन के लिए जो उनको दिया गया स्टिकर, जो कैटेगरी दिया है उसी में उन्होंने बराबर लगाया कि नहीं। अगर वैसा नहीं लगाया तो हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में रेलवे स्टेशन पर अचानक 5 दानव नजर आए। जो यात्री बिना मास्क के पाए गए, ये दानव उनके पास गए और उन्हें मास्क के साथ चेतावनी भी दी। दरअसल आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों में जागरूकता के लिए ये अभियान शुरू किया है। इसमें पुलिसकर्मी ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनसे वो दानव की तरह दिखें और लोगों से डरें। पुलिस के मुताबिक इस तरह लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि जो मास्क नहीं लगाएगा, कोरोना का दानव उस पर हमला कर देगा। लोग झांसी जिले में जो कोरोना महामारी फैल रही है उसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग दानों के रूप में अपने बल सदस्यों को बना के यहाँ यात्रियों के बीच में एक जागरूकता संदेश देने के लिए ले आए और उनसे ये कि मास्क नो एंट्री का संदेश दिए तथा 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का संदेश दिए। बिना मास्क पहने बाहर निकलने वाले लोग और कोरोना नियमों को तोड़कर बेवजह बाहर घूमने वाले लोग इस महामारी के संकट को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 ये अपील करता है कि आप सिर्फ पुलिस और कानून के डर से नहीं बल्कि महामारी को फैलने से रोकने के लिए घर पर ही रहें। कोरोना आपके पास तब तक नहीं आ सकता जब तक आप अपनी लापरवाही से उसे पास नहीं बुलाएंगे। घर पर रहेंगे, भीड़ में नहीं जाएंगे, बिना मास्क नहीं निकलेंगे, हाथ धोते रहेंगे और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो वायरस से भी सुरक्षित रहेंगे और कानूनी कार्रवाई से भी बचे रहेंगे।